वेलकम टू वेब मेंटोर। वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से ये आज हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम वेब के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वेब साइट्स बनाने में जो पहला शोबा आता है, इसको हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का नाम देते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं और इस शोबे में काम करने वाले बंदे को फ्रंट एंड डिज़ाइनर का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको स्टैटिक वेबसाइट्स के हवाले से करवाता चलूँ। अज्यूम दैट मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसका एक गाड़ियों का शोरूम है और वो चाहता है कि मैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाऊं। उसके पास 5 मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं और वो हर गाड़ी 4 रंगों में दस्तयाब है। वो मुझे 25-30 पिक्चर्स देता है, को थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में डाटा देता है, कि उनकी प्राइसेस देता है और मुझे कहता है कि मेरे लिए एक वेबसाइट बना दें। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट इसको आज देखेगा या कल देखे या 10 दिन बाद देखे या महीने बाद देखे तो इसमें कोई ऐसी मेजर चेंज नज़र नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि 6 महीने बाद किसी गाड़ी की प्राइस चेंज हो जाती है, किसी गाड़ी का मॉडल चेंज हो जाता है, तो फिर उसको उस वेबसाइट में तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी वेबसाइट को आप स्टैटिक वेबसाइट का नाम देते हैं। लेकिन जब आप वेब प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाते हैं, या जिस शोबे को वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जब इस शोबे में जाते हैं तो इसमें जो बनने वाली साइट्स हैं उनको हम लोग डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। और इस शोबे में काम करने वाला बंदा जो है वो बैक एंड डेवलपर कहलवाता है। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? अज्यूम दैट कि हमें किसी एक ज्वेलर की वेबसाइट बनानी पड़ती है। उसकी डिमांड ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रोज़ाना सोने के जो गोल्ड के रेट चेंज होते हैं, जो भी रेट चेंज हो वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी वेबसाइट पर उस रेट को अपडेट करे। एंड सेकंड वन ये होता है कि वो कहता है कि जी हर तीसरे चौथे दिन मुझे या तो रिंग्स के डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं, या बैंगल्स हैं, बैंगल्स के डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के कोई ब्राइडल सेट है, वो कहता है कि हर 10वें-12वें दिन कोई ना कोई डिज़ाइन हम नया लगा देते हैं। तो ये वेबसाइट में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर 10-12 दिन बाद जब वो उसमें कोई तब्दीली करता है तो वो तब्दीली की जा सके। अब जो वेब डेवलपर है वो उस वन टाइम उससे पेमेंट लेगा, वो तो दोबारा रोज़ उसकी शॉप पे नहीं जाएगा उस वेबसाइट में तब्दीलियां करने के लिए। तो वो एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहता है अपनी वेबसाइट का जिसमें जो यूज़र है वो खुद से उसमें तब्दीलियां कर सके। तो ऐसा बंदा जो वेबसाइट उसको बना के देगा, उसको आप वेब प्रोग्रामर का नाम देंगे या वेब डेवलपर का नाम देंगे, और वो एक ऐसी फ्लेक्सिबल वेबसाइट बना के देगा जिसमें उसका क्लाइंट यानी उसका यूज़र जो है वो खुद से तब्दीलियां कर सके। ऐसी वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट्स का नाम दिया जाता है। एक और मेजर तब्दीली जो याद रखिएगा स्टैटिक साइट और डायनामिक साइट्स के अंदर होती है। स्टैटिक साइट जो है ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी इसके एक एंड पर साइट है और एक एंड पर यूज़र है। तो साइट से इंफॉर्मेशन यूज़र तक तो फ्लो करती है, लेकिन यूज़र वापस साइट की तरफ रुजू नहीं कर सकता। लेकिन डायनामिक वेबसाइट्स जो होती है ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र तक पहुंचती है, लेकिन यूज़र अगर उस वेबसाइट पर मौजूद किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो वापस वो अपने कमेंट्स की सूरत में या किसी और सूरत में या मैसेज कन्वे करने की सूरत में वो वापस रिप्लाई कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फेसबुक है। फेसबुक पर आप एक पोस्ट लगाते हैं, वो पोस्ट बिल्कुल दूसरे एंड पर मौजूद लोगों तक पहुंचती है। वो लोग जो है उस पोस्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स आप तक पहुंचते हैं, फिर आप उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और वो रिप्लाई जो है वो उन लोगों तक पहुंचता है। तो ये डायनामिक वेबसाइट की एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में होता है। तो वेब की दुनिया के ये 2 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक को फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक को बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डिज़ाइनर और बैक एंड डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। तो इनमें से किसी भी शोबे को आप बाय प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आल्दो के दोनों शोबों का जानना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दुनिया में वन मैन शो जो है वो ज़रा ज़्यादा चलता है कि जो डिज़ाइनर हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं और जो प्रोग्रामर हैं वो बैक एंड पे जाके डिज़ाइनिंग करते हैं। अब अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यानी अगर आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स का होना या कौन कौन से टूल्स का जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी लैंग्वेज है जिसको हम लोग HTML कहते हैं, आपको HTML का जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको CSS का जानना ज़रूरी है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा आगे चल के देते हैं। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट का जानना ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक एनिमेटेड लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट में कुछ हलचल पैदा करेगी।
इन 3 टूल्स के जानने के बाद आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर बन जाते हैं। आप फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं या आप स्टैटिक साइट बना सकते हैं। उसके बाद दुनिया जो है वो तेज़ी से शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ रही है। हर चीज़ को रेडीमेड बनी बनाई इस्तेमाल करने का रुझान जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में कुछ फ्रेमवर्क सामने आते हैं। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके लिए जो फ्रेमवर्क सबसे पॉपुलर दुनिया में अवेलेबल है उसका नाम बूटस्ट्रैप है। तो आप अगर बूटस्ट्रैप जानते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा और टूल जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है वो आपका एडोबी फोटोशॉप है। आल्दो कि ये टूल ऑप्शनल है, लेकिन जब एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करता है तो उसको मुख्तलिफ़ तस्वीरों को, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स को क्रॉप करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ साइज़ के उसको इमेजेस बनाने पड़ते हैं, कहीं बैकग्राउंड लगानी पड़ती है, कहीं कोई लोगो डिज़ाइन करना पड़ता है। इसी तरीके से और छोटे छोटे काम उसको पिक्चर से रिलेटेड करने पड़ते हैं। तो पिक्चर्स को क्रॉप करने के लिए, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, उसमें को थोड़ा बहुत कमी बेशी लाने के लिए, उन पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए, बैकग्राउंड्स को रिमूव करने के लिए एडोब फोटोशॉप से बेहतरीन टूल जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप का कॉन्सेप्ट जो है वो है तो वो बहुत बेटर है आपके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब टूल्स की मदद से आपके लिए एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। कोई एक छोटी सी खूबसूरत वेबसाइट तैयार करेंगे जो आपके फ्रंट एंड डिज़ाइन को कवर करेगी। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो लेकिन उनमें मैं ये नहीं कहता कि वो काम बुरा करते हैं या वो काम अच्छा नहीं करते, लेकिन सिर्फ कमांड्स को एक को समझा के बस कर देते हैं। जबकि मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर तमाम कमांड्स को जोड़कर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया जाए तो वो यूज़र को समझने के लिए या स्टूडेंट के समझने के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक छोटा हर काम के साथ हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो लाजमी बनाएं। उसके बाद डिज़ाइनिंग की दुनिया का या प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि जो आपकी वेबसाइट जो आप बना रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक है चाहे वो डायनामिक है, वो SEO फ्रेंडली हो। SEO क्या है? SEO एक समंदर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको भी आगे चल के हम कवर करते रहेंगे कि SEO क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि SEO क्यों ज़रूरी है, SEO का क्या रोल है आपकी स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट्स में। उसके बाद जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए वो है आपकी होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बेसिकली एक ऐसी स्पेस है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, लोड करते हैं। उसके बाद आपके पास डोमेन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास डोमेन नेम होनी चाहिए। डोमेन नेम्स क्या होती हैं? facebook.com, google.com, yahoo.com, ये सारी की सारी आपकी डोमेन्स हैं। तो होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, होस्टिंग किस स्पेस में आपको लेनी चाहिए, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपके क्लाइंट का बजट कितना है, उसके बाद होस्टिंग आपको कहाँ से लेनी है, कैसे आपको होस्टिंग को और डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है, और एट द एंड जो है वो अगर आप अपनी एक वेबसाइट जो है बना लेते हैं अपने PC पर तो उसको आप अपलोड कैसे करेंगे कि वो दुनिया तक पहुँच जाए। तो जब आप इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो समझ लें कि आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन गए हैं। उसके बाद अगर आप वेब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, यानी अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए जो टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामर जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो डेटाबेस के साथ फेमिलियर होते हैं। तो डेटाबेस क्या है इसको भी हम अगले लेक्चर्स में जाकर डिस्कस करेंगे। इसके लिए वेब के लिए जो डेटाबेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो MySQL है, या फिर हम MongoDB वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चल के हम डिटेल से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? सबसे पहली, सबसे जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है उसका नाम है PHP। इसके अलावा और दीगर लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होती हैं जिनमें ASP.NET भी शामिल है, जिसमें पर्ल भी शामिल है, जिसमें JSON भी शामिल है। तो बहरहाल इनमें से किसी एक लैंग्वेज का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगी।
तो जैसे हम स्टैटिक वेबसाइट्स में फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम लोग डायनामिक वेबसाइट्स में भी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप PHP इस्तेमाल कर रहे हैं तो PHP के बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं वो आपको अवेलेबल हैं, जिनमें इस वक्त पहले नंबर पर जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो आपका Laravel है। तो अगर आप PHP के बाद Laravel भी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप PHP में काम करते हैं तो ये आपकी कोर प्रोग्रामिंग कहलाएगी, लेकिन उसमें फिर कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाती है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लोग C++ वगैरह या जावा वगैरह कर चुके हैं उनको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या, लेकिन जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं वो चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं जानते, इसलिए वो वरी ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे जैसे आगे ये ट्यूटोरियल सीरीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी पता चलता जाएगा। तो कोर प्रोग्रामिंग के बाद और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद आपको फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करने होते हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो Laravel जो है वो PHP के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद आप अपने आप को बैक एंड डेवलपर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यानी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, सबसे पहला काम हम वेब डिज़ाइनिंग ही करेंगे, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही करेंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग ही करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो आपके पास किसी कोड एडिटर का होना ज़रूरी है। कोड एडिटर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर बैठकर आप उस लैंग्वेज के लिए कोडिंग लिखते हैं। वैसे तो हर लैंग्वेज के लिए अपना कोड एडिटर पर्सनल होता है, लेकिन HTML में जब कोडिंग लिखेंगे तो आपके पास जो कोड एडिटर होने चाहिए उनमें Notepad++ भी हो सकता है, उनमें Dreamweaver भी हो सकता है, उनमें NetBeans भी हो सकता है, उसमें Sublime भी हो सकता है, या इस तरह के बहुत सारे कोड एडिटर हैं। लेकिन अगर आपके PC पर इनमें से कोई भी कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो नोटपैड आपके सिस्टम पर लाजमी मौजूद होगा, क्योंकि हर वो सिस्टम जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ चल रहा है उसके ऊपर नोटपैड लाजमी मौजूद होता है, और दुनिया में 94% सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर नोटपैड जो है वो लाजमी मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम कुछ दिन जो है वो नोटपैड के ऊपर ही कोडिंग करेंगे ताकि आपको कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और अगर आपके सिस्टम पर कोई भी टूल नहीं है तब भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। कोड लिखने के बाद आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। चूँकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में गुजर रहे हैं, इसीलिए ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट जो है वो हर बंदे को क्लियरली है। आप अपने मोबाइल के ऊपर अगर इंटरनेट चलाते हैं तो आपके पास ब्राउज़र्स होते हैं, अगर आप अपने PC पर इंटरनेट चलाते हैं तो आपके पास ब्राउज़र्स होते हैं। ब्राउज़र असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नेट से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को आपके PC पर या आपके सेल फोन पर या आपके टैब पर डाउनलोड कर सकता है। कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं? इस वक्त दुनिया में जो पहले नंबर पर ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है, लेकिन अगर आपके PC पर गूगल क्रोम नहीं है तो आप मोज़िला फायरफॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो एप्पल सफारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने अपने PC पर नई विंडोज़ इंस्टॉल, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी ब्राउज़र नहीं है, तो कम अज़ कम इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र है, यानी अगर आप अपने सिस्टम पर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगा। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपने जो कोडिंग नोटपैड में लिखनी है उसका रिजल्ट आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में बैठ के देख सकते हैं। ये तो था वेब के दो शोबों यानी वेब डिज़ाइनिंग और वेब प्रोग्रामिंग का अलग-अलग इंट्रोडक्शन।